हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। ये कंबशन एंड फ्लेम का लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो उससे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है, एंड जो ऑब्जेक्ट बर्न होता है उसी को फ्यूल कहते हैं। कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन में हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट ऑक्सीजन चाहिए होता है, मतलब एयर चाहिए होता है। सेकेंड एक फ्यूल चाहिए होता है, मतलब बर्निंग मटेरियल चाहिए होता है जो बर्न हो सके। बर्निंग मटेरियल चाहिए होता है, यही फ्यूल होता है। और थर्ड, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जो ऑब्जेक्ट बर्न होता है वही फ्यूल कहलाता है। देखिए, फ्यूल इज ए सबस्टांस दैट कैन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। फ्यूल एक ऐसा सबस्टांस है जो एयर के प्रेजेंस में बर्न होता है एंड प्रोड्यूस करता है हीट एंड एनर्जी। लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक ऐसा सबस्टांस जो एयर के प्रेजेंस में यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो एंड उससे हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस हो, ऐसे सबस्टांस को फ्यूल कहते हैं। जैसे वुड एक फ्यूल है। वुड का खाना बनाने में यूज़ किया जाता है। वुड को बर्न किया जाता है एंड उससे जो हीट निकलता है उसका यूज़ करते हैं फूड कुक करने में। या फिर एलपीजी एक फ्यूल है, घरों में यूज़ होता है खाना बनाने के लिए। आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटी। देखिए, हमारे बॉडी को भी ज़रूरत होता है एनर्जी का, ताकि हम लोग वेरियस एक्टिविटी कर सकें, जैसे खेल सकें, पढ़ सकें, कुछ घर का काम कर सके। तो ये सारा काम करने के लिए हम लोगों को एनर्जी का ज़रूरत होता है, एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है जब फ्यूल बर्न होता है तब। तो हमारे बॉडी में क्या फ्यूल है, हम लोगों के बॉडी के लिए कौन सा फ्यूल है, कौन सा फ्यूल हम लोग लेते हैं और उसको बर्न करते हैं तो हम लोगों को एनर्जी मिलता है। तो इसका आंसर है फूड। हम लोग जो खाना खाते हैं वो हम लोगों के बॉडी में एज अ फ्यूल का काम करता है। नेक्स्ट है कि फ्यूल का काम तो करता है, बट हम लोगों ने पढ़ा कि फ्यूल जब बर्न होता है तभी उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर फ्यूल कहाँ बर्न होता है, एंड फ्यूल बर्न हो उसके लिए तो ऑक्सीजन का भी ज़रूरत होता है। तो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है। ये देखिए ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे लंग्स है ये। तो लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चला जाता है एंड ये यहाँ से सेल के पास ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एंड सेल के पास जो हम लोग खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर के एज ए डाइजेस्टेड फूड सेल के पास गया हुआ रहता है। अब सेल के पास देखिए डाइजेस्टेड फूड भी आ गया, डाइजेस्टेड फूड आ गया एंड यहाँ पे ऑक्सीजन का भी सप्लाई हो गया। तो यहाँ पे सेल के अंदर डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन दोनों मिलकर के रिएक्ट करता है एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सेल चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। मतलब ये जो कंबशन का जो प्रोसेस होता है हमारे सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, मतलब एनर्जी यहीं से रिलीज होता है। तो हमारे बॉडी में एनर्जी का, फ्यूल का काम करता है फूड, डाइजेस्टेड फूड जो हम लोग खाते हैं। खाने के बाद जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं वो डाइजेस्टेड फूड एज अ फ्यूल काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। एंटी डाइजेशन का ऑक्सीडेशन, देखिए जो कंबशन के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो फूड के साथ ऑक्सीजन कॉम्बाइन करता है, यही होता है, सबस्टांस के साथ ऑक्सीजन कॉम्बाइन करता है एंड हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ये फूड ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन करता है, मतलब कंबशन का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एंड वहाँ से एनर्जी रिलीज होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सबस्टांस। तो फ्यूल देखिए सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कोल सॉलिड फॉर्म में होता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विड के फॉर्म में हमारे घर में आता है, बट जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड फिर बर्न होता है। पेट्रोल देखिए एक लिक्विड फॉर्म में होता है, पेट्रोल भी एक फ्यूल है। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी भी फॉर्म में। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल।
देखिए फ्यूल का हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ होता है, खाना बनाने में यूज़ होता है, मतलब वेरियस यूज है फ्यूल का। तो फ्यूल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे सारे फ्यूल को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए वुड को हम लोग रिप्लेस कर दिए हैं, काउडंग केक को भी रिप्लेस कर दिए हैं। घरों में खाना बनाने के लिए पहले वुड और काउडंग केक यूज होता था, पर अब एलपीजी से इसको रिप्लेस कर दिए। क्यों? क्योंकि ये सारा पॉल्यूशन क्रिएट करता था, मतलब ये गुड फ्यूल नहीं था। बट एलपीजी एक इसके मुकाबले में गुड फ्यूल है। तो ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एलपीजी का जो इसको गुड फ्यूल बनाता है? मतलब गुड फ्यूल के पास कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि सारे फ्यूल के पास नहीं होता है। तो कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जिसके बेसिस पे हम लोग बोलेंगे कि कोई फ्यूल गुड है या कोई फ्यूल गुड नहीं है? तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अ गुड फ्यूल शुड, एक गुड फ्यूल के पास बी इनएक्सपेंसिव एंड रिडली अवेलेबल। देखिए गुड फ्यूल सस्ता होना चाहिए ताकि सब लोग उसको यूज़ कर सके, गरीब से गरीब लोग भी यूज़ कर सके। एंड रिडली अवेलेबल होना चाहिए और आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शहरों में अवेलेबल है बट गांव में अवेलेबल नहीं है, तो फिर गांव वाले लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे? और अगर गांव वाले लोग अगर उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वो गुड फ्यूल नहीं है, क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो गुड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो हर जगह अवेलेबल हो, ईजिली अवेलेबल हो एंड सस्ता हो। देखिए अगर गांव के लोगों को अगर एलपीजी नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गुड फ्यूल नहीं है, ये गुड फ्यूल है, बट ये गांव वाले लोगों को अवेलेबल नहीं है। तो गांव का जो लोग है उसके लिए ये गुड फ्यूल का काम नहीं करेगा ना, क्योंकि ये उसके पास अवेलेबल ही नहीं है। तो इसीलिए रिडली अवेलेबल होना चाहिए, जल्दी से अवेलेबल होना चाहिए। और अगर ये जल्दी अवेलेबल नहीं होगा तो ये कॉस्टली भी हो जाएगा ना। अगर कोई चीज़ कम मात्रा में होता है या फिर जल्दी अवेलेबल नहीं होता है कहीं पे, तो वहाँ पे उसका रेट ज़्यादा होता है। तो ये सस्ता भी होना चाहिए और रेडली अवेलेबल भी होना चाहिए, बर्न सेफली, और ये आसानी से बर्न होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि जब इसको बर्न करे तो ये एक्सप्लोड कर जाए, एक्सप्लोसिव नहीं होना चाहिए। एंड सेफ्टी के साथ बर्न हो, एंड शुड बी रेडली कंबस्टेबल, एंड ए कंबस्टेबल होना चाहिए ईजिली। ये थोड़ा सा स्पार्क दे देते हुए बर्न हो जाए, जैसे घर में देखते हैं लाइटर थोड़ा सा स्पार्क करता है एंड गैस जलने लग जाता है। हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सारा फ्यूल, जितना भी तरह का फ्यूल होता है वो सेम हीट प्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कंप्लीट कंबशन होता है जिस केस में, वहाँ पे ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होता है कंप्लीट कंबशन के केस में। एंड यहाँ पे हाई हीट होता है, मतलब हीट का अमाउंट ज़्यादा होता है। बट इनकम्प्लीट कंबशन में येलो फ्लेम होता है एंड हीट यहाँ पे लो होता है। तो देखिए इस केस में एलपीजी का फ्लेम हमने देखा था ब्लू होता है, बट पेपर या वुड बर्न होता है तो उसका फ्लेम येलो कलर का होता है। इसका मतलब कि एलपीजी में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है एंड वुड कम हीट प्रोड्यूस करता है। तो अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, एंड कम हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इसका कैलोरीफिक वैल्यू कम है। तो गुड फ्यूल उसी को बोलेंगे जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे। तो इसका मतलब है कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। इट शुड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। जब फ्यूल को बर्न किया जाए तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो, तभी वो एक गुड फ्यूल कहलाएगा। बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। देखिए गुड फ्यूल का एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसको ईजिली स्टोर किया जा सके एंड ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। हैव एन इग्निशन टेम्परेचर एबव रूम टेम्परेचर, और उसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर रूम टेम्परेचर से कम रहेगा इग्निशन टेम्परेचर, अगर इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होगा तो इस केस में जैसे ही इसको बाहर निकालिएगा आप, ये ऑटोमेटिक बर्न हो जाएगा। इसीलिए इसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये ऑटोमेटिक बर्न ना हो।
नहीं तो फिर इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। अगर ये रूम टेम्परेचर पे बर्न होने लगे तो इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही कहीं भी थोड़ा सा भी अगर लीकेज हुआ तो वहाँ पे ऑटोमेटिक बर्न करने लगेगा। नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस ऑन बर्निंग एंड शुड नॉट लीव एनी एस बिहाइंड। देखिए ये गुड फ्यूल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि हार्मफुल गैस प्रोड्यूस ना करे। जैसे वुड एंड कोल प्रोड्यूस करता है, ये हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करता है, CO2, NO2, CO, ये सब प्रोड्यूस करता है। तो गुड फ्यूल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो हार्मफुल गैस ना प्रोड्यूस करे एंड एस ना छोड़े। जो सूट पढ़ा था हम लोगों ने, सूट प्रोड्यूस ना करे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल है। 6 पॉइंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, पेपर में आएगा। नेक्स्ट है फ्यूल इफिशियंसी, जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू देखा था। शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे। डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग, हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है बर्न होता है तो अलग अलग हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे जो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, एंड जो येलो फ्लेम के साथ बर्न होता है वो कम हीट प्रोड्यूस करता है। द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। जब किसी ऑब्जेक्ट का 1 kg क्वांटिटी को हम लोग कंप्लीट कंबशन करवाते हैं तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होता है उसी को उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। मतलब 1 किलोग्राम हम लोग वुड लिए और इसको कंप्लीट कंबशन करवाएं तो इससे जो हीट निकला, इससे मान लीजिए कि x किलोजूल हीट निकला। किलोजूल हीट का यूनिट होता है, किलो ये हीट का यूनिट होता है। तो अगर मान लीजिए x किलोग्राम हीट निकला एंड 1 किलोग्राम LPG गैस बर्न किए, इससे मान लीजिए y किलोजूल हीट निकला, तो इस केस में y ज़्यादा होगा x से, क्योंकि y ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। इसका मतलब ये हुआ कि y LPG का कैलोरीफिक वैल्यू वुड से ज़्यादा हुआ। देखिए पहले तो कैलोरीफिक वैल्यू ऐसे समझिए कि जब 1 किलोग्राम किसी ऑब्जेक्ट को आप बर्न करते हैं, कंप्लीट कंबशन में जाता है और इससे जो हीट प्रोड्यूस होता है इसी को इसका कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। अगर ये वुड है यहाँ पे और ये x किलोजूल आया तो वुड का कैलोरीफिक वैल्यू x किलोजूल हो जाएगा। LPG 1 किलोग्राम लिए, इसका कंप्लीट कंबशन करवाएं, अगर ये y किलोजूल एनर्जी निकला, हीट निकला, तो LPG का कैलोरीफिक वैल्यू y किलोजूल हो जाएगा, y किलोजूल पर किलोग्राम हो जाएगा। तो एक किसी भी फ्यूल का 1 किलोग्राम अगर हम लोग कंप्लीट कंबशन करवाते हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज होता है वही उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो जब कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है जिस फ्यूल का, वो गुड फ्यूल कहलाता है, एंड जिस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है वो गुड फ्यूल नहीं कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ कैलोरीफिक वैल्यू, कुछ फ्यूल का नाम है एंड उसका कैलोरीफिक वैल्यू है। ये देखिए काउडंग केक, जिसको गांव में यूज किया जाता है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू 6000 से 8000 होता है। देखिए इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर जूल, 1 किलोग्राम में निकाला जाता है ना, इसीलिए किलोजूल पर किलोग्राम, सॉरी ये किलोजूल पर किलोग्राम, किलोजूल को केजे लिखते हैं और किलोग्राम को केजी लिखते हैं। तो ये हो गया किलोजूल पर किलोग्राम यूनिट इसका। ये देखिए किलोजूल पर किलोग्राम। तो ये काउडंग का कैलोरीफिक वैल्यू है। और देखिए वुड का कैलोरीफिक वैल्यू देखिए ज़्यादा है, काउडंग से ज़्यादा है वुड का कैलोरीफिक वैल्यू। कोल का देखिए और भी ज़्यादा है कैलोरीफिक वैल्यू, बट यहाँ LPG का देखिए, LPG का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये गुड फ्यूल होता है वुड एंड काउडंग के मुकाबले। वुड एंड काउडंग के मुकाबले LPG ज़्यादा गुड फ्यूल होता है। मीथेन का देखिए अप्रॉक्स LPG इतना ही है। कोक, ये हाइड्रोजन का देखिए कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए जितना भी दिख रहा है फ्यूल, इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है हाइड्रोजन का। बट हाइड्रोजन को हम लोग एज अ फ्यूल नहीं यूज करते हैं क्योंकि इसको स्टोर करना मुश्किल है एंड इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई होता है। हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल में देखा कि ये
इनएक्सपेंसिव होना चाहिए एंड रिडली अवेलेबल होना चाहिए। बट ऑक्सीजन गैस रिडली अवेलेबल नहीं है और इसका प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन गैस को एज ए फ्यूल यूज नहीं करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन गैस को यूज़ करने का एक और अच्छा बेनिफिट ये होता है कि हाइड्रोजन को जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये H2O वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे कोई हार्मफुल गैस जैसे CO2 या NO2 प्रोड्यूस नहीं होता है। तो हाइड्रोजन की यूज़ करने के अपने फ़ायदे हैं, बट इसका कुछ ड्रॉबैक भी है जिसकी वजह से हम लोग इसको यूज नहीं कर पाते हैं। गाड़ियों में भी हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल हम लोग नहीं यूज़ कर पाते हैं क्योंकि इसका कंबशन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है एंड अभी तक वैसा इंजन मार्केट में इजीली अवेलेबल हुआ नहीं है गाड़ी का जो कि हाइड्रोजन पे चल सके। इस पे एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल। देखिए, इन्वायरमेंट पे फ्यूल जो बर्न होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो हम लोगों ने इसके बारे में अभी तक पढ़ चुका है, सेम पॉइंट ही इधर रिपीट होगा। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूस गैस लाइक NO2 SO2 विच काउज एसिड रेन। देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये कोल एंड पेट्रोलियम जब बर्न होता है तो प्रोड्यूस होता है और ये एसिड रेन काउज होता है। जब NO2 एंड SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, देखिए NO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO3 मतलब नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बनाता है। इसी तरह ये सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO3 बना देता है और ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो एटमॉस्फेयर में देख लीजिए यहाँ पे NO3 है एंड SO3 है। अब जब बारिश होती है तो ये वाटर का जो ड्रॉपलेट होता है, जो बारिश की जो बूंदें होती हैं उसमें NO2 एंड SO2 घुल जाता है एंड ये वहाँ पे वाटर में घुलने के बाद ये HNO3 बना देता है एंड H2SO4 बना देता है। ये नाइट्रिक एसिड एंड ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है और ये बारिश नीचे धरती पे गिरता है। ये जो ऊपर में जो बारिश की बूंदें होती है इसमें NO3 एंड SO3 मिल करके इसको HNO3 एंड H2SO4 में कन्वर्ट कर देता है और ये एसिड होता है नाइट्रिक एसिड एंड ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये जब धरती पे गिरता है तो ये बहुत ज़्यादा लॉस करता है। जैसे देखिए, एसिड रेन है सीरियस इफेक्ट ऑन सॉइल, ये सॉइल को ख़राब कर देता है, सॉइल का सैलिनिटी बढ़ा देता है, पेड़ों के लिए भी खतरनाक होता है। मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल हो गया या जो भी मार्बल्स वगैरह का जो भी बिल्डिंग वगैरह होता है जहाँ पे मार्बल लगा होता है उसके लिए भी ये खतरनाक होता है, उसका शाइनिंग कम कर देता है। मार्बल पे जब एसिड गिरता है ये HNO3 H2SO4 तो मार्बल का शाइनिंग खत्म कर देता है। बिल्डिंग के लिए खतरनाक होता है, वाटर बॉडीज़ के लिए भी खतरनाक होता है जैसे लेक एंड पॉन्ड। इसमें जब एसिड रेन मिक्स हो जाता है तो ये यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उसके लिए खतरनाक होता है, फिश वगैरह के लिए खतरनाक होता है। बर्निंग ऑफ वुड, काउ डंग केक रिलीज CO2 NO2 स्मोक अनबर्न पार्टिकल विच काउज पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है दुनिया का टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करना। अभी ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो CO के बारे में जानते हैं, CO2 जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग गैस है। NO2 देखिए एसिड रेन काउज करता है। स्मोक हमने पढ़ा था कि आर्सेनिक होता है, काउडंग में आर्सेनिक होता है एंड अप्रॉक्स 25% आर्सेनिक इनहेल कर लिया जाता है वहाँ पे जो खाना बनाता है उसके द्वारा। अनबर्न पार्टिकल ये भी काउज करता है सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। वी मस्ट ट्राई टू फाइंड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। देखिए, फ्यूल से जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, तो हम लोग इस फ्यूल को यूज़ करना कम कर सकते हैं, उसके जगह सोलर एनर्जी पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोल का यूज होता है, 75% के अप्रॉक्स अभी भी कोल से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो इसकी जगह हम लोग सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, मतलब विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। सोलर एनर्जी तो आजकल बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। मोदी जी एक पूरा इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाए हुए हैं जिसमें बहुत सारा देश मिल करके सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है। These days, catalytic converter are fitted in the car which remove the harmful chemicals present in the exhaust.
ये देखिए कैटालिटिक कन्वर्टर आजकल कार में यूज़ किया जा रहा है, जिससे जो भी हार्मफुल केमिकल एग्जॉस्ट के द्वारा जो निकलता है इन्वायरमेंट में, उसको ये कैप्चर कर लेता है, मतलब इन्वायरमेंट में रिलीज नहीं होने देता है। वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट। जब भी लाइट का ज़रूरत ना हो उस वक्त लाइट को ऑफ कर दीजिए, फ़ैन को ऑफ कर दीजिए जब यूज नहीं हो रहा है तो। यूजिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस द पॉल्यूशन फ्रॉम पावर प्लांट। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ करेंगे तो पावर प्लांट से पॉल्यूशन कम निकलेगा, क्योंकि पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग बुक को रीड कीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, कहीं भी अगर डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड बुक ज़रूर पढ़िए। जब वीडियो को देख करके बुक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, एंड कोई भी डाउट नहीं बचेगा उसके बाद। इस चैप्टर का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।